हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड बोलता है ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 after transferring sundry assets। देखिए एसेट्स ट्रांसफर हो चुके हैं एंड लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो चुकी हैं। बस आपको अब नॉर्मल एंट्रीज करनी है नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ मशीनरी। मशीनरी इज योर एसेट। आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि वो क्या चीज है। तो मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 6 lakhs was taken over by A at 50% एंड स्टॉक। अच्छा स्टॉक दूसरा आइटम है तो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। अ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 6 lakhs was taken over by A at 50%। तो मशीनरी हमारे पास थी 6 लाख की, वो ए एक पार्टनर लेके चला गया। तो ए लेके चला गया है तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, क्योंकि अगर पार्टनर लेके चला गया है तो हमको उससे अमाउंट लेना होगा। तो ये होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account and the amount is 3 lakhs and 3 lakhs। क्योंकि वो अमाउंट लेके सॉरी वो मशीनरी लेके गया है 50% पर। 50% ऑफ 6 lakhs will give you 3 lakhs। नेक्स्ट इसी में आगे लिखा हुआ है स्टॉक वर्थ 5000 was taken over by a creditor of rupees 9000 in full settlement of his claim। पता है क्या होगा इसका? अगर आपका स्टॉक एक क्रेडिटर लेके जा रहा है, एसेट और लायबिलिटी आपस में क्या हो रहा है, सेट ऑफ, कुछ एंट्री होगी क्या? नहीं। तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट इज नंबर 2। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू गिवन है 3 lakhs, दैट इज बुक में जो रिकॉर्डेड है दैट इज 3 lakhs was sold for 4 lakhs। आपने उसको कितने में बेच दिया? 4 लाख में बेच दिया थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। देखिए आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके पास था, लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके पास थी वो थी 3 lakhs की, वो बेच दी गई है 4 lakhs में। और ये 4 lakhs पे किसने लिखवा दी? एक ब्रोकर ने, जिसने बोला कि मैं 2% चार्ज करूंगा। ठीक है, तो यहां से माइनस कर देंगे हम लोग 2% ब्रोकरेज। तो 2% किस चीज का लेगा वो? 2% ऑफ 4 lakhs। तो ये हो जाएगा आपका 8000। तो अल्टीमेटली हमको वो कैश कितना हैंड ओवर कर देगा? 3,92,000 रुपीज। तो 3,92,000 में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका एसेट कोई बिकता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,92,000 and 3,92,000। बैंक टू रियलाइजेशन 392 392। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका द रिमेनिंग क्रेडिटर्स। थर्ड है द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 76,000 in full settlement of their claim and the remaining assets were taken over by C at 17,000। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, अच्छा यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं आता तो ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए हर चीज में आपका रियलाइजेशन तो आ ही रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 76,000 एंड 76,000। इसकी एक और एंट्री है, आपने एसेट्स वर टेकन ओवर बाय सी, तो हम लोग सी से अमाउंट ले लेंगे इस चीज का। तो एंट्री हो जाएगी आपकी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये ले लेंगे हम लोग 17,000। अगर ये बिक रहा होता तो बैंक टू रियलाइजेशन होता, बट क्योंकि एक पार्टनर लेके चला गया है तो सी टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे।
फोर्थ बोलता है बैंक लोन ऑफ 3 lakhs was paid along with interest of 21,000। देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। जब आप कम पे कर रहे थे तो यू आर ओनली कंसर्न विद द कम वाला अमाउंट, खत्म। एक्स्ट्रा दिमाग आप नहीं लगा रहे थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जितना पे हो रहा है पे कर दो, खत्म। ठीक है, प्रॉफिट हो जाए लॉस हो कुछ नहीं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, आपने एक लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन था आपका 3 lakhs का, आपने पे किए 321, तो ये हो गया आपका खत्म। ओके, नेक्स्ट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका होना या ना होना डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज होगी जिससे समझ में आएगा कि भैया हाँ ये लायबिलिटी बन गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है अ कंटिंजेंट लायबिलिटी in respect of bills receivable discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for 15,000। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने किसी को सामान बेचा था, हमको उससे अमाउंट लेना था, वो हमारी था एक डेटर, क्योंकि वो हमको अमाउंट पे कर नहीं रहा था तो हमने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ चुका है उसमें लिखा हुआ था कि आपको ये अमाउंट मिलेगा एग्जैक्टली 3 महीने के बाद, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम 3 महीने वेट करें। तो हम पहुंच गए बैंक के पास, हमने कहा बैंक आप एक काम करो, ये अमाउंट आप हमको आज ही दे दो, आप जाके 3 महीने बाद बैंक उससे डेटर से पैसे ले लेना। तो बैंक ने कुछ पैसे काट लिए और हमको अमाउंट पे कर दिया। 3 महीने जैसे ही बीत गए, अब क्या हुआ, बैंक को जाना था डेटर के पास, तो बैंक गई उस पर्सन के पास, उस पर्सन ने अमाउंट देने से मना कर दिया। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बैंक आपकी जान खाएगा, तो बैंक हमसे अमाउंट लेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वैसे ही डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब हम लोग को अपने एक्सपेंस पर ये अमाउंट पे करना होगा टू द बैंक। सो ये होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि डिसऑनर हो गया, जो हमने डिस्काउंट करवाया था बिल, तो अब हम लोग को पे करना पड़ रहा है, तो ये हमारी लायबिलिटी बन चुकी है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने पे कर दिया अमाउंट, तो ये आपके लिए एक्सपेंस, यहाँ तो लायबिलिटी पे ऑफ कर दी एक तरीके से, तो पैसे जा रहे हैं। तो पढ़ाया क्या मैंने आपको कि जब भी अमाउंट जाएगा आपके पास से तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड ये हो गया आपका 15,000। ओके, खत्म। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6, द लास्ट। द फर्म हैड अ फर्नीचर ऑफ 15,000। 15,000 का फर्नीचर है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर 6। फर्म हैड अ फर्नीचर ऑफ 15,000, 15,000 रुपए का फर्नीचर रखा हुआ था। ए टुक ओवर सम पीसेस ऑफ फर्नीचर एट 9,000। अब क्या हुआ, इस फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर, कुछ मतलब कि कितने का फर्नीचर पता नहीं है, कुछ फर्नीचर ए लेके चला गया 9,000 रुपए पर। ये लिखा हुआ है कि कुछ फर्नीचर सम पीसेस, कितने के पीसेस नहीं पता, पर वो लेके चला गया 9,000 पे, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अच्छा, ये जो 9,000 रुपीज है ये इससे 10% कम है, ये 10% लेस है। तो अब आपको ये निकालना है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी, कि 10% कम होने के बाद वो 9,000 बचा। तो अगर वो ओरिजिनल से 10% कम होकर 9,000 पे दिख रहा है और वो भी 10% कम है, तो ये अंडरकास्ट वाला सिनेरियो हो गया आपका। तो अंडरकास्ट में हमने सीखा था कि दिस 9,000 इज बेसिकली 90%। अगर ये 10% से कम होके 9,000 पे दिख रहा है, मतलब कितने परसेंट पे दिख रहा होगा? 90% पे दिख रहा होगा। तो ये है आपका 90%। आपको निकालना होगा इसका 100%। सो यू विल गेट हाउ मच? 10,000 rupees. So 10,000 is the book value
of this furniture which has been taken over by Mr. A. तो इसकी जो बुक वैल्यू आ गई है वो आ गई है आपकी 10,000. बट द क्वेश्चन अराइजेस, हमको इसका काम क्या है? अभी समझाया था आपको मैंने कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कोई मतलब नहीं होता, बट काम कब पड़ेगा? नेक्स्ट पॉइंट में. देखिए क्या लिखा हुआ है, शिव टुक ओवर द रिमेनिंग फर्नीचर. द क्वेश्चन अराइजेस रिमेनिंग कितना, तो रिमेनिंग के लिए 10,000 निकाला ताकि अब 15 में से 10 माइनस कर लें हम लोग, तो यहां पे आ जाएगा आपका 15,000 माइनस 10,000. तो ये जो आपके पास रिमेनिंग फर्नीचर बचा है उसके लिए हम लोग को ये अमाउंट चाहिए था, दैट इज ऑफ 5,000. ये कौन लेके चला गया? शिव लेके चला गया एट 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. तो ये लेके चला गया एट 80%, जो कि हो जाएगा 4,000, और ये लेके चला गया है आपका शिव. क्लियर? तो यहाँ पे 9,000 का फर्नीचर कौन लेके चला गया? ए. एंड 4,000 का फर्नीचर कौन लेके चला गया? शिव. तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, दो अलग अलग एंट्री कर लेते हैं हम लोग. तो एक एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, that is at 9,000. we are only concerned with the amount जितने का वो लेके चला गया, एंड शिव लेके चला गया है, तो इट इज शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट 4,000. एसेट का नाम आप लिखते वैसे भी नहीं. क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर? ओके.